नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं, इसमें टोटल वन लाइनर रूप में हैं जिनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चनों में भारतीय इतिहास, भारतीय राज्यव्यवस्था, भूगोल, भारत एवं विश्व के, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं विविध से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो है 100 सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे जो है आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप यूपी सी एस स्पेशल एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो किसी भी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो वहाँ पे जो है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्यव्यवस्था, भूगोल, सामान्य ज्ञान, इन सभी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में टॉप 100 जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ और सभी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो के एंड में उनका आंसर देना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर डाटा जो डाला था उसमें काफ़ी कम लोगों ने ही कमेंट करके बताया जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उसको प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन लाइनर 100 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें में से जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सभी का जो है उल्लेख 10वें मंडल में किए गए। 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद से है। 9वें मंडल में जो है वो सोम देवता से रिलेटेड है और 7वें मंडल जो है वो सावित्री देवी को से रिलेटेड है। तो ये याद रखना है, 7वां मंडल जो हो जाएगा सावित्री से रिलेटेड है। 9वां मंडल जो है वो सोम से, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 10वें मंडल जो है वो 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन जो है वो 10वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। तो ये याद रखना है। अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में सभा तथा समित को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना गया है। तो इसमें में से अथर्ववेद जो है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना जाता है। तो यह उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, अथर्ववेद में सभा तथा समित को प्रजापति की पुत्रियां कही गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम एवं अंतिम हिंदू व्यक्ति जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया, ये है तो इसमें में से प्रथम हिंदू और अंतिम दोनों जो थे वो बीरबाल, जिसे हम महेश दास कहते थे, अकबर के शासनकाल में थे। इन्होंने ही प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को जो है अपनाया था। कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दीन ए इलाही धर्म किस शासक काल में हुआ था। तो ये अकबर के शासनकाल में। तो ये भी याद रखना है। तो प्रथम हिंदू जो थे बीरबल साहनी थे और इनकी मृत्यु हो और अंतिम हिंदू भी थे, इनके बाद कोई हिंदू जो था वो दीन ए इलाही धर्म नहीं अपनाया था। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद यही अंतिम प्रथम व्यक्ति थे जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाए थे। अब हम अगले तरफ को बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उनके उत्खनन किसने किया था, इन सभी से रिलेटेड हमने किस स्थान पे पाए जाते हैं। तो इसमें में से आपको बताना है सिंधु सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों में से कौन सा स्थान जो है वो भारत में पाया जाता है। तो लोथल जो है वो भारत में पाया जाता है। तो ये याद रखना है, लोथल कहाँ पे है, तो भारत में पाया जाता है। बाकी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो है ये सभी जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद है किस पुरातात्विक ने सिंधु सभ्यता स्थल में मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो ये याद रखना है, राखाल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। और किस सन में किया था ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बोगज कोई में प्राप्त अभिलेखों में से किस देवता की चर्चा है। तो इसमें जो है बोगज कोई जो प्राप्त अभिलेख हुआ है उसमें इंद्र और वरुण मित्र जो है उन देवताओं का वर्णन है।
तो ये याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो वैदिक लोगों को द्वारा सर्वप्रथम जो है भारत में तांबा धातु जो है वो प्रयोग किया गया था। तो ये याद रखना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सा धातु प्रयोग किया था, या वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। तो ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के तटों पर पड़ाव डाला था। तो इसमें में से झेलम नदी पे जो है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने नदी के तट पर पड़ाव डाला था, वहीं पे ये झेलम युद्ध हुआ था जहाँ पे। तो ये झेलम तट था, झेलम नदी के तट पे, वहाँ पे सिकंदर और पोरस की सेना जो थी वो पड़ाव डाली थी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने राजगद्दी का परित्याग कर दिया और दक्षिण भारत चले गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने राजगद्दी का परित्याग कर दिया था और दक्षिण भारत चले गए, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, और ये याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। तो वायु पुराण जो है उसमें बिंदुसार का नाम जो है वो भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उत्तराधिकार बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासन के बाद दूसरे नंबर पे इसका शासनकाल था, और ये भद्रसार के नाम से वायु पुराण जो है वो उसमें पाया गया। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या जो है 18 पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है। अब हम अगले पढ़ते हैं, उदयगिर के गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो उदयगिर के गुहा मंदिर का निर्माण जो है वो वीर सेन ने कराया था। तो ये याद रखना है, उदयगिरी के गुहा मंदिर का निर्माण हो जाएगा वीर सेन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये सामेद पर्वत था, जिसपे उनको 100 वर्ष की आयु में जो है वो निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो है वो पार्श्वनाथ को प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखना है। हालांकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पूछे जाएंगे उनको हम बता दें। किस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक काल में जो है आज जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला जो थी उनको अमाजु कहा जाता था। तो ये याद रखना है, अमाजु किन महिलाओं को कहा जाता था, जो कि जीवन भर विवाहित नहीं हुआ करती थी। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें सिक्कों पर राजाओं के चित्रों एवं तिथियों के अंकन की शुरुआत किन शासकों द्वारा शुरू की गई थी। यूनानी शासक जो थे वो उन्हीं के शासनकाल में जो है सिक्कों पर राजाओं के चित्रों एवं तिथियों का अंकन जो है वो किया जाता था। तो ये यूनानी शासक थे, उनके द्वारा जो है सिक्कों पर राजाओं एवं चित्रों की तिथियां जो है वो अंकन किए गए। इसके बाद है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था। तो सातवाहन शासक जो था उनके शासनकाल में ब्राह्मणों को जो है भूमदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किया गया था। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था। तो सातवाहन ऑप्शन में दे दिया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य शासक काल, सातवाहन गुप्त काल, ये सभी दे दिए जाते हैं। तो सातवाहन शासक काल में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमदान दिया जाता था। किस विद्वान ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो नागार्जुन जो थे उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये याद रखना है, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, नागार्जुन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास के। अब हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 में सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके आधार पे आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो ये याद रखना है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। किसके शासन का के द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम, उनके द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था, राजभाषा आयोग, जिसके आधार पे भाषाई आधार पे राज्यों का जो है वो गठन करना था इसका उद्देश्य, इसलिए इस आयोग का जो है वो गठन किया गया था। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो क्रिटल मिशन के द्वारा जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया था। तो ये क्रिटल मिशन था। इसके बाद है, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 2 जो है आर्टिकल 2, उसमें प्रावधान दिया गया है कि भारतीय संसद जो है वो एक नया राज्य बना सकता है, उसके क्षेत्र इन सभी को जो है वो कम ज़्यादा कर सकता है। ये सभी जो प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। तो ये याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो
बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ये जो है केटी शाह ने किया था, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और कई एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने कहा था कि राजनीतिक तत्व जो है सिद्धांत चेक है जो कि बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो ये जो है कथन केटी शाह का था, तो ये याद रखना है। इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का किसके द्वारा निपटारा किया जाता है। तो भारत में अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है इसका निपटारा किया जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संघ को प्राप्त सभी राजस्व जिस निधि में जमा किए जाते हैं उस निधि को क्या कहते हैं। तो उस निधि को जो है संचित निधि के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ जो सभी राजस्व जो है जमा करते हैं वो संचित निधि में जमा किया जाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत संघ तथा राज्य के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा किया जाता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के उसके अंतर्गत भारत संघ तथा राज्य के बीच विवाद अगर हो जा रहा है तो दो राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए कौन स्वतंत्र है। इसमें प्रधानमंत्री जो है वो दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों में से मंत्री चयन जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। तो इसमें कुल सदस्यों का 10% जो है वो लोकसभा में विरोधी दल जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको मान्यता देने के लिए उसके दल के अगर विपक्षी दल के सदस्यों का बहुमत जो है वो 10% उसके पक्ष में होना चाहिए तो वह सदस्य जो है विरोधी दल का नेता चुना जा सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में विपक्ष दल के नेता हैं। तो ये याद रखना है विपक्ष दल के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले जो थे वो चेंज हो चुके हैं। तो ये भी याद रखना है। तो कुल सदस्यों का 10% जो है उसे बहुमत आवश्यक होना चाहिए। इसके बाद है भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक किस संबंध में आयोजित की जाती है, साधारण विधेयक के संबंध में। तो भारतीय संसद के दोनों सदन एक साथ बैठक जो है वो किस संबंध में आयोजित की जाती है। तो साधारण विधेयक के संबंध में जो है दोनों सदनों की बैठक जो है वो आयोजित की जाती है। तो ये याद रखना है साधारण विधेयक के संबंध में। इसके बाद है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। सत्रावसान जो है दोनों सदनों का लोकसभा और राज्यसभा का वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है किस विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान मांग शामिल होती है। तो विनियोग विधेयक के लिए जो है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग जो है वो विनियोग विधेयक के अंतर्गत आती है। तो ये याद रखना है। अब हम देखेंगे भूगोल भारत एवं विश्व के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। लेटराइट मिट्टी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेटराइट मिट्टी में जो है निर्माण जो है मानसूनी जलवायु आर्द्रता शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। तो ये जो है इससे निर्मित मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी होती है। इसके बाद है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो यह जो नदी है वो कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये नदी जो है वो कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। तो इस वर्षा को जो है हम मावट के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारतीय मैदानों क्षेत्र में शीत ऋतु में जो ठंडी की मौसम में बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण, तो राजस्थान में होने वाली वर्षा जो है वो मावट के नाम से जानी जाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किस फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यूपी पीसीएस के। लघु हिमालय शिवालिक से किस फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है। तो संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के बीच जो है
वो सीमा बनाती है। तो ये याद रखना है, दोनों राज्यों के बीच जो नदी सीमा बनाती है वो संकोच नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है वह कल्पित रेखा जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस के, तो ये भी याद रखना है। कल्पित रेखा जो समान वायुदाब को दर्शाती है समताप रेखा कहलाती है। इसके बाद है किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्य मान तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस अंतर को जो है हम वार्षिक तापांतर के नाम से जानते हैं। किसी भी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान जो है उसे हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो ये याद रखना है, वार्षिक तापांतर जो होता है कोई भी प्लेस हो गया वहाँ पे सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान जो होते हैं उस तापमान को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। नेक्स्ट जो है एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोब्रेट्स कहलाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम आइसोबैट्स के नाम से जानते हैं। तो ये इसके बाद है झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। झीलों की वाटिका जो है फिनलैंड को कहा जाता है। ये यूपीपीसीसी एग्जाम में पूछा गया है। फिनलैंड में जो है झीलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। इसके बाद है भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो रेगुर काली मृदा, ये यूपीपी के एग्जाम में भी पूछा गया है। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। तो ये कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है काली मृदा को, रेगुर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो काली मृदा को कहा जाता है। तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो रेगुर या काली मृदा होती है। अब है भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणा पूर्व क्षेत्र जो है वहाँ पे शीतकाल में ठंड मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती थी, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे तो ये भारतीय भूगोल से और विश्व के भूगोल से क्वेश्चन थे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देखेंगे इस वीडियो में। जब सरकार पहले से चलन में विद्यमान मुद्रा को रद्द कर उसे अवैधानिक घोषित कर देती है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया जो है वो विमुद्रीकरण कहलाती है, डिमोनाइजेशन, जो कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। डिमोनाइजेशन, विमुद्रीकरण, जिसमें सरकार के द्वारा जो है प्रेजेंट टाइम जो नोटें और वो सब चल रही थी उनको अब विद्यमान मुद्रा जो है वो रद्द कर दिए गए थे, अवैधानिक कर दिया गया था। उसके बाद जो है नई मुद्रा छप के आई, तो इस प्रक्रिया जो है विमुद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के तहत नोटों का निर्गमन करता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो नोटों का निर्गमन करता है। इसके बाद है अत्यधिक ख्यात प्राप्त कंपनियों के शेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप शेयर के नाम से जो है अत्यधिक ख्यात प्राप्त कंपनियों को शेयर को जाना जाता है, तो ब्लू चिप के शेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है केंद्रीय बैंक के प्रावधानों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को किस नाम से जाना जाता है? तो खुले बाजार की क्रियाओं के तहत जो है केंद्रीय बैंक के प्रावधानों द्वारा जो है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को खुले बाजार की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। तो ये याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद, उसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। इसके बाद है मुक्त व्यापार की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है एडम स्मिथ ने किया था मुक्त व्यापार की अवधारणा का। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है विश्व में सूक्ष्म वित्त का संकल्पना के विकास का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस जो है उनको विश्व में सूक्ष्म वित्त के संकल्पना के विकास का श्रेय जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी? तो 1990 ईस्वी में जो है सिडबी की स्थापना की गई था। इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सिडबी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में की गई थी और ये मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद है देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो ये याद रखना है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है?
तो इसे स्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उसकी संपत्ति जो है हस्तांतरण की जाती है। अगर उसके संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर जो है टैक्स, वो स्टेट ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। अगर कोई अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो उसमें प्रत्यक्ष कर जो है उनको बढ़ा देना चाहिए, जिससे जो है स्फीति दबाव जो है वो कम होता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था? तो वैट जिसे हम कहते हैं, तो वैट जो है सर्वप्रथम भारत में हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। और जीएसटी जो है सर्वप्रथम भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। जीएसटी सर्वप्रथम असम राज्य में लागू किया गया था। असम राज्य ने सर्वप्रथम संशोधन जो है जीएसटी से लेके किया था। भारत में बात करें तो, और भारत में जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जो है वो लागू किया गया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सर्वप्रथम एक केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुत की थी? तो यह संस्तुत जो है हिल्टन यंग आयोग के तहत की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। और इसी आयोग के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो है 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण भी किया दिया गया था। तो ये जो है हिल्टन यंग आयोग की अध्यक्षता पर जो है उनकी संस्तुत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वो केंद्रीय बैंक के रूप में जो है संस्तुत किया गया था। तो जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है केंद्रीय बैंक के रूप में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुत की गई थी, न कि इसकी स्थापना के लिए। ये स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। तो ये याद रखना है बस। तो यहाँ पे केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुत जो है वो हिल्टन यंग आयोग। इसके बाद है निगम कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर किस प्रकार की कर किस श्रेणी में भाग है? तो यह प्रत्यक्ष कर किस श्रेणी में आता है? निगम कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ये सभी जो कर हैं वो श्रेणी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स श्रेणी में जो है ये आते हैं। इसके बाद है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो है व्यापक कृषि बीमा फसल योजना जो है 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो यह जो है 19 अगस्त 1994 में ईस्वी में यह घोषित किया गया था कि रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। तो 19 अगस्त 1994। इसके बाद है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत जो है भुगतान करने पर लेनदार जो है कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, और उसे वह जो है वो स्वीकार करना ही पड़ता है। इसके बाद भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा जो है उसका योगदान सर्वाधिक है बजट, भारत के कुल बजट के घाटे में। तो राजकोषीय घाटा जो है वो सबसे अधिक घाटे में चलता है, इसलिए भारत सरकार के बजट में जो कुल घाटे होते हैं वो राजकोषीय घाटे से अधिक होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के, सामान्य विज्ञान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान जो है 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे हम अम्लराज के नाम से जाने जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। अम्लराज जो है इसमें 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत श्रृंगों की अथवा दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इस गर्तों के बीच की दूरी जो है वो तरंग दैर्ध्य के नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखना है, कोई दो निकटवर्ती श्रृंग है अथवा दो निकटवर्ती गर्त है, उनके बीच की दूरी जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसके बाद है मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है? तो 20 से 200 हर्ट्ज जो है मनुष्य की ध्वनि श्रव्यता परिसर होती है। हर्ट्ज जो है ये ध्वनि का मात्रक है, इसमें जो है ध्वनि मापा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है कौन सा विटामिन जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है? तो विटामिन के जो है जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा उसका अवशोषण भी वहीं पर होता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद है डेंगू ज्वर मादा एडीज
इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो मानव शरीर में जो है रक्त में प्लेटलेट्स जो है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी बार मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है अगर समय से दवा इलाज ना हो पाया तो डेंगू जो है वो मादा एडिस इजिप्ट के द्वारा फैलता है, ये एक चीज़ हो जाएगी। और किस चीज़ की कमी होती है? तो प्लेटलेट्स जो होता है उसकी कमी होती है। इसके बाद है शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जो है हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर कोई शरीर है उसका सामान्य तापमान जो है 95 अंश फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके बाद है कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। जो गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं बैक साइड को देखने के लिए पीछे, उनमें उत्तल लेंस का जो है वो दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में कार्य प्रायः कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? शीशा एवं टिन जो है उनको प्रयोग करते हैं सोल्डर के रूप करने के लिए। जो सोल्डर कोई भी तार हुआ उनको जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो शीशा एवं टिन का बना होता है। इसके बाद है मनुष्य में फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाहरी क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? 40 गुना जो है ये होता है। इसके बाद है एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क से लगभग कितनी हवा अंदर ले जाता है? तो 500 मिली जो है वो एक बार अंदर सामान्य वयस्क जो है हवा ले जाता है। तो ये याद रखा है। अब जो है अगला जो है सड़क किनारे लगे लैंपों में गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस जो है वो आर्गन है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस के भी एग्जाम में। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है अक्रिय गैस आर्गन होती है। इसके बाद है जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? तो उस समय जो है प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। लाल नीले एवं हरे प्रकाश जो है एक साथ पड़ने पर तो रंग जो होगा वो सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद है एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाता है? तो पेनिसिलियम कवक जो है फंगस से ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो तैयार की जाती है। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है विविध। तो विविध से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं 4 अप्रैल 1949 को स्थापित नाटो। तो ये नाटो की स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को थी। उत्तर अटलांटिक गठबंधन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स या बेल्जियम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे नाटो की जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से रेड क्रॉस का सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। तो ये याद रखना है, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल टाबो मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये टाबो मठ जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में यह स्थल स्थित है। तो टाबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अंटार्कटिका में भारत के कितने शोध केंद्र हैं? तो 3 शोध केंद्र जो हैं भारत के वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो भारतीय के नाम से तीसरा शोध केंद्र जो है वो अंटार्कटिका में खोला गया है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अधिक विषाक्त धातु कौन सा है? तो शीशा जो है स्वचालित वाहन जो होते हैं उनके निर्मातक का सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ जो है वो शीशा होता है। विश्व का सबसे अधिक लवड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो वान झील। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक लवड़ी झील कौन सा है? वान झील। आपको विश्व का सबसे मीठा जल का झील कौन सा है उसको कमेंट करके बताना है। इसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देवक्या रानी रोरी जो है वो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो ये हो जाएगा देवक्या रानी रोरी। इसके बाद है वर्ष 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे?
तो वर्ष 2021 ओलंपिक खेल जो है वो टोक्यो जापान में खेला जाएगा। तो ये याद रखना है। कंप्यूटर में संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम जो है उनको सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पुलित्जर प्राइज जो है वो किस क्षेत्र के लिए जाता है? तो ये पत्रकारिता के लिए जो है प्रेस के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता करते हैं जो उनको पुलित्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो अमेरिका के नाम से दिया गया था। राष्ट्रपति जो है प्रदान किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कनाडा में किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है कनाडा में 1930 ईस्वी में हुई थी। तो ये याद रखना है। इसके बाद है इंडोनेशिया में स्थित कौन सा नगर प्राचीन बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरोबुदुर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित स्थल है जो कि प्राचीन बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये बोरोबुदुर। इसके बाद है इजराइल का वह कौन सा नगर है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो है वो बैडलेहम में जो है वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बैडलेहम जो है वहाँ पे इजराइल में पाया जाता है। यहाँ पे ही ईसा मसीह जो है उनका जन्म हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, विविध, इन सभी से टॉप 100 क्वेश्चन। इस वीडियो से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पे पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं। आपको बताना है कमेंट करके कि विश्व का सबसे मीठा जल का झील कौन सा है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है।